हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इंग्लिश की क्लास में। आज आपको आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके सेकंड पार्ट की समरी बताई जाएगी। सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट पार्ट की समरी हम आपको पहले बता चुके हैं। समरी बताने से पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं। इसमें एक ऑथर यानी कि जो नरेटर है, कहानी को लिखने वाला लेखक, उसके बारे में उसने खुद ये कहानी लिखी है, जो उसकी अपनी घटना घटी है ज़िंदगी में। एक बार वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ अपना एरोप्लेन जो था, वो डकोटा नाम का एरोप्लेन, उसको उड़ा के ले जा रहा था। रास्ते में किस प्रकार की परेशानी उसे आती है, वो किस प्रकार से अपने जो उसकी मंजिल है वहाँ तक पहुँचता है, कौन उसकी हेल्प करता है, ये सब इसमें घटित हुआ है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट है द ऑथर वाज फ्लाइंग हिज डकोटा प्लेन। ऑथर इसमें बता रहे हैं, नरेटर जो कहानी को बताने वाले हैं, कि वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ अपने एरोप्लेन जिसका नाम था डकोटा, उसको लेकर उड़ रहे थे या उसको उड़ा रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था, चांद चमक रहा था, तारे चमक रहे थे। रात का लगभग 1:30 बजे का टाइम था और ये फ्रांस का जो ग्रामीण इलाका था उसके ऊपर से उड़कर जा रहे थे। वो सपने देख रहे थे कि वो अपने घर पर पहुंच जाएंगे। कुछ दिनों में छुट्टी का सपना देख रहे थे और नाश्ते की टेबल पर वो जो है बैठे हुए होंगे, इस तरीके के सपने देख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉल फॉर पेरिस कंट्रोल रूम। तो ऐसा ही सोचते हुए जब ये एरोप्लेन को उड़ा रहे थे नरेटर यानी कि ऑथर, तो ये सोचते हैं कि मुझे पेरिस जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे कॉल कर लेनी चाहिए। इन्होंने वहाँ पे कंट्रोल रूम में कॉल किया, उन्हें बताया कि मैं फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो वे बताते हैं, कंट्रोल रूम से इन्हें रेस्पॉन्स मिलता है कि ओके, आप जो है पश्चिम दिशा की ओर 12 डिग्री पर घूम जाइए। तो ये उनका जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ से मिलते हैं उसको फॉलो करते हैं, अपने कंपास को चेक करते हैं जो सुई होती है दिशा बताने वाली, और जो इनके तेल की फ्यूल की जो लास्ट जो टैंक बचा हुआ था उसको ऑन कर देते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉर्म क्लाउड सीन बाय द ऑथर। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ये अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, अपने मंजिल की ओर जा रहे थे। अचानक इन्हें जो है एक क्लाउड्स दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े बादल, तूफानी बादल। पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर आगे निकल चुके थे, यानी कि पेरिस 150 किलोमीटर पीछे इन्होंने छोड़ दिया था। बादल बहुत घने थे और इनके पास जैसे आ रहे थे ना, पहाड़ से दिखाई दे रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। इनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था, ईंधन भी नहीं था कि उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर इधर उधर जा सके। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, ग्रेट फ्लाइंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ऑथर। जब उड़ान भर रहे थे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके सामने आई। जब इन्होंने देखा कि ह्यूज क्लाउड्स, बड़े बड़े क्लाउड्स आ गए, तो इन्होंने सोचा कि मुझे वापस फ्रांस की ओर चलना चाहिए, फ्रांस लौट जाना चाहिए। लेकिन इनके मन में इंग्लैंड जाने की इच्छा थी, ये इंग्लैंड पहुंचना चाहते थे, अपने परिवार से मिलना चाहते थे, छुट्टी बिताना चाहते थे। तो इन्होंने सोचा कि मुझे रिस्क लेना चाहिए और ये रिस्क लेते हैं और ये बादलों के बीच से उड़ान भरनी शुरू कर देते हैं। जैसे ही बादलों में एरोप्लेन जाता है, इन्हें सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा, प्लेन के बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक प्लेन जो है उछलने लगता है और बल खाने लगता है, यानी कि इधर उधर होने लगता है। ये कंपास की तरफ दिशा देखने के लिए देखते हैं, लेकिन कंपास काम नहीं कर रहा होता है। इन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और ये फिर पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो काम नहीं करती, यानी कि ये पूरी तरीके से रास्ता भटक चुके थे। ना कंपास काम कर रहा था, ना रेडियो काम कर रहा था, ना कांटेक्ट हो पा रहा था, ना इन्हें पता था कहाँ है और क्या टाइम है, ना इन्हें पता था किस दिशा में जाना है। तो ये प्रॉब्लम्स इनके सामने आई। अनादर एरोप्लेन इन द क्लाउड्स। जब इन प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहे थे तो अचानक इन्हें उस आसमान में, काले बादल थे जहां अंधेरे में, एक एरोप्लेन दिखाई दिया। उस एरोप्लेन, जो दूसरा एरोप्लेन था, वो उस एरोप्लेन की जो पंखुड़ियां थी उस पर भी लाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने अंधेरा होने के बाद भी उस एरोप्लेन को देख सकते थे। तो ये बड़े खुश हुए उस एरोप्लेन को देखकर। जो एरोप्लेन और पास आया तो इन्होंने उसके पायलट को देखा और हाथ हिलाकर उस पायलट ने, दूसरा जो एरोप्लेन था, इन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा। ये पीछे पीछे उसके चल दिए, वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ा और इनके आगे आगे चल दिया। दूसरे वाला एरोप्लेन इनके एरोप्लेन के आगे आगे चल दिया ताकि इनको रास्ता दिखा सके। आधे घंटे तक
ये बिल्कुल ऐसे ही उसके पीछे पीछे चल दिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेव्ड एंड लैंडेड सेफली। आधे घंटे तक ये उसके पीछे पीछे चल दिए, फिर से इन्हें चिंता होने लगी, इन्हें डर सताने लगा, क्योंकि इनके जो फ्यूल था वो लास्ट टैंक था, उसमें केवल इतना ईंधन बचा हुआ था फ्यूल पेट्रोल की, केवल 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान भर सकता था। तो ये डरने लगे, लेकिन अचानक तभी ये बादलों से बाहर आने लगे, बादल पीछे छूटने लगे, पीछे छोड़ दिए उन्होंने। और फिर उन्होंने देखा कि सामने दो इन्हें लंबी लंबी लाइट की जो रोशनी की कतारें हैं, लाइनें, वो दिखाई देने लगी। इन्होंने देखा कि वो एक रनवे था, हवाई पट्टी थी, हवाई अड्डे पर ये आ गए थे और इस तरीके से सेफली लैंडेड हो गए। ऑथर्स ग्रेट सरप्राइज। अब ऑथर जो है कि ये जो नैरेटर जो कहानी को बता रहे हैं, जब ये लैंडेड हो गए तो सीधे कंट्रोल रूम में पहुंचे। उन्होंने पूछा कि उस एरोप्लेन के बारे में पूछा कि दूसरा एरोप्लेन कौन था, किसका था, कौन उसमें था, वो जिसने उसकी मदद की, वो उसे धन्यवाद देना चाहते थे। तो वहां पे जो लेडीज थी वो इनकी बात को सुनकर बड़ी सरप्राइज हुई, हैरानी हुई। उसने कहा कि आज के रात तो तुम्हारे से अलग किसी का और एरोप्लेन उड़ा ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन रडार पर दिखाई दे रहा था। लेखक को हैरानी हुई कि वो कौन था। जब मेरे टंकी में तेल नहीं था, जब मेरा कंपास काम नहीं कर रहा था, रेडियो काम नहीं कर रही थी, मेरा कॉन्टैक्ट नहीं था, मुझे पता नहीं था मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो मदद करने वाला कौन था। आप भी इमेज कीजिए कि वो कौन था। वो कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, बल्कि लेखक की अपनी इमेजिनेशन थी, अपनी सोच थी।